स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है। पिछली क्लासेस में हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स ऑफ जना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और वाइट पेपर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। 1919 के बाद यानी 1919 से लेके 1935 तक इसके बीच में कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1919 वाला ही कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला था, या जिसको मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है, तो वही चल रहा था 1935 तक, वही चल रहा था। उसको रिफॉर्म करने के लिए या नया एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई थी, मैंने आपको बताया था 1927 में, फिर वो 1928 में आई और 1929 में भी आई थी। उस कमीशन के बाद एक और डेवलपमेंट जो नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में आई, फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो जना की 14 पॉइंट्स की शक्ल में आई, और उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिसको हम कहते हैं 1930 से लेकर 1932 तक चली थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने 1933 में अपने पेपर्स जो है वो पब्लिश किए थे, यानी खुलासा या उसकी जो है जो इंटरप्रिटेशन थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, जो उसमें डिस्कशंस वगैरह हुई थी, तो उनको लेके गवर्नमेंट ने अपने पेपर्स पब्लिश किए थे। वाइट पेपर्स गवर्नमेंट के पेपर्स को कहा जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल पेपर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ये बात समझ ली थी कि अब इंडियंस जो है वो इंडियंस तो नाकाम गए हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेके हैं, ठीक है, तो बेहतर ये है कि खुद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जो है वाइट पेपर्स जब ये 1913 में 33 में ये जब आए, तो उसके बाद 34 में एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी का मतलब ये है, यानी जो 52 मेंबर्स थे इसके, वो दोनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी थे, कॉमन्स में भी थे, ठीक है। तो लॉर्ड लिनिथगो जो है उसका चेयरमैन था उस सेलेक्ट कमेटी का। इस कमेटी ने क्या किया, जो वाइट पेपर्स थे उनको रिव्यू किया, और उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से जो डिस्कशन थी उनको भी इन्होंने रिव्यू किया। आखिरकार उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, और वो बिल की सूरत में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को, लॉर्ड लिनिथगो ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी एक बिल की सूरत में, ठीक है। और वो बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट लोअर हाउस और अपर हाउस से जुलाई 1935 में पास हो गया था, ठीक है। और इसी तरह फिर जब वहाँ से पास हो गया पार्लियामेंट से, तो फिर रॉयल असेंट, यानी जो ब्रिटानिया का बादशाह था, किंग था, तो उसकी ज़ाहिर है किसी भी बिल को कानून की शक्ल में लाने के लिए एक असेंट चाहिए होती है, अभी चाहिए होती है ब्रिटिश के जो कानून के मुताबिक। 2 अगस्त 1935 को रॉयल असेंट उस बिल को मिल गई थी, और ये अब एक्ट बन गया था, यानी कानून बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है। और उसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाम तो बिल का भी यही था, लेकिन फिर अब भी एक्ट बन गया था। लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट जो हुआ है ये एक्ट, वो इम्प्लीमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को ये इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। इंडिया इसको फॉलो करता रहा, आज़ादी के बाद भी इसको फॉलो करता रहा। तकरीबन 26 जनवरी 1950 तक इसको जो है वो
करता रहा। 26 जनवरी 1950 को उसने ख़त्म कर दिया था इसको फॉलो करना, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने बना लिया था। और इसी 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिकन डे भी सेलिब्रेट करता है। पाकिस्तान इसको मॉडिफिकेशंस के साथ चलाता रहा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 तक। 1956 में पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया था। ये एक लेंगी कॉन्स्टिट्यूशन है और पहला एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए बनाया था, और काबिल तारीफ़ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसमें जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और उसके अलावा एक फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है। जो अहम बातें ये लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके 321 सेक्शंस हैं और 10 स्केड्यूल्स हैं। अब हम आते हैं इसके मेन फीचर्स के ऊपर। इसके मेन फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? सबसे पहले तो इसमें ये डिक्लेयर किया था कि भाई इंडिया को जो है वो फेडरेशन बनाया जाएगा। इंडिया जो है वो यूनियन नहीं होगी, फेडरेशन होगी। नॉट यूनियन बट फेडरेशन, ठीक है। इंडिया यूनियन नहीं होगी, फेडरेशन होगी। फेडरल गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, जो क्या कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी। और इंडिया की फेडरेशन को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें जो 5 प्रोविंसेस थे उसमें गवर्नर जनरल जो है वो हेड ऑफ द प्रोविंस वो खुद रूल कर रहा था, यानी करेगा। इसी तरह जो 6 प्रोविंसेस होंगे वो चीफ कमिश्नर के अंडर होंगे। इस तरह प्रिंसली स्टेट्स भी जो है वो उस फेडरेशन का हिस्सा बनेंगे, इस फेडरेशन का हिस्सा बनेंगे। तो 5 जो प्रोविंसेस थे वो बाइकैमरल सिस्टम उनमें होगा, अपर हाउस भी होगा, लोअर हाउस भी होगा, ठीक है। और बाकी जो 6 होंगे उनमें सिर्फ यूनिकैमरल सिस्टम होगा, यानी सिर्फ जो है एक ही हाउस होगा, जिस तरह अब है पाकिस्तान में, ठीक है, इस तरह। उसके अलावा जो सेकंड एस्पेक्ट है, सेकंड फीचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी सूबों को खुद मुख्तियार किया गया था, ठीक है। और 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, 3 लिस्टें बनाई गई थी सब्जेक्ट्स की। एक फेडरल लिस्ट, ठीक है, जिसमें फेडरल सब्जेक्ट रखे गए थे लाइक डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवेज़ वगैरह, ठीक है। और दूसरा जो है रखा गया था प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी जो थी वो थी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स थी जिसमें दोनों प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट दोनों जो है वो अपने पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। तो इसमें वो एरियाज़ रखे गए थे लाइक इरीगेशन वगैरह, इसमें वो एरियाज़ रखे गए थे जो कॉमन थे दोनों के बीच में। इसी तरह डायरकी को ख़त्म किया गया था, जो 1919 वाले एक्ट के तहत प्रोविंस में वो इस्टेब्लिश की गई थी, इसको ख़त्म किया गया था। प्रोविंसेस में ख़त्म करके इसको किसी हद तक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में उसको सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया था, पावर्स कुछ डिवाइड किए गए थे। इसी तरह जो है वो सिंध को सेपरेट किया गया था और उसको अलहदा सूबे का नाम दिया गया था, प्रोविंस ऑफ सिंध। इसी तरह बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलहदा करके कर दिया गया था और उसका अलहदा से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, बर्मा एक्ट ऑफ 1935। इसी तरह उड़ीसा को भी अलहदा प्रोविंस बनाया गया था इंडिया का, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इसको मेंटेन रखा गया है कि मुसलमान की जो इलेक्शन होगी वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के तहत होगी। जो फेडरल लेजिस्लेचर होगी, फेडरल लेजिस्लेचर ज़ाहिर है फेडरल सिस्टम था और फेडरल लेजिस्लेचर बने, यानी फेडरल जो कानूनी साज असेंबली जो बनेगी उसके 2 हाउसेज होंगे। एक फेडरल असेंबली जो लोअर हाउस होगा, ये लोअर हाउस, और अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाएगा। जो लोअर हाउस होगा फेडरल असेंबली, उसके 375 सीट्स होंगी, 350 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट होंगी रेल फ्रेंचाइज के मुताबिक, डायरेक्ट इलेक्शंस के मुताबिक। इसी तरह जो है वो 125 जो मेंबर्स होंगे वो इंडियन स्टेट्स के मेंबर्स होंगे। इंडियन स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स थी, तकरीबन 560 के लगभग जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे। इसी तरह
जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी उसमें उसके टोटल मेंबर 260 और 156 ब्रिटिश इंडियन होंगे, ब्रिटिश इंडियन यानी 11 प्रोविंसेस में से होंगे। इसी तरह जो 104 मेंबर्स हैं वो इंडियन स्टेट्स में से। अब इस फेडरल लेजिस्लेचर को या फेडरल पार्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शर्त थी कि जो इंडियन स्टेट्स के जो मेंबर्स थे ना, दोनों हाउसेज में मिला के, इनका 50% होना ज़रूरी है। अगर 50% ये हिस्सा नहीं बनेंगे, अब अगर 50% से कम जो है वो स्टेट्स जो ज्वाइन करेंगी फेडरल सिस्टम को, तो वो फेडरल सिस्टम या फेडरल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये एक शर्त थी कि भाई फेडरल पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो 50% तकरीबन उनके मेंबर्स का हिस्सा होने चाहिए। तो 50% वो नहीं आए थे। ठीक है जी, तो इस वजह से ये जो फेडरल पार्ट है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके अलावा फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, इसमें फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी जिसमें उसका चीफ जस्टिस और 6 जजेस जो है उसको क्राउन खुद जो है अपॉइंट करेगा। क्राउन से मुराद ब्रिटिश को ही आके, ठीक है। इसी तरह जो है एक होम गवर्नमेंट बनाई गई थी बरतानिया में, लंदन में, और जिसका जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक रखा गया था इंडिया के लिए, और फिर उसके साथ एक एडवाइजरी काउंसिल या बॉडी रखी थी 3 से 6 मेंबर्स की, और हाई कमिश्नर इंडिया के लिए रखा गया था अलग से। ठीक है, ये अलग एक सेटअप बनाया गया था इंडिया को चलाने के लिए। और ये जो वाइसराय था वो वाइसराय डायरेक्ट जो है उसको रिपोर्ट करता था, ये जो गवर्नर जनरल था इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था। और इसी तरह जो है इंडिया में वाइसराय को जो हेड ऑफ द ब्रिटिश इंडिया था वो वाइसराय था, और वो अपनी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक काम करेगी थी, जो एक काबीना जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें 7 मेंबर्स होंगे, और 7 मेंबर्स मुख्तलिफ इदारों से, मिलिट्री से और फाइनेंस से, होम मिनिस्ट्री से, इसी तरह जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, यानी अहम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे 7 मेंबर्स जो है वो, हर मिनिस्ट्री से 1 मेंबर जो है वो होगा, उस काबीने का हिस्सा होगा। इसी तरह इसके अलावा जो है वो इंडिया की जो रिज़र्व बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसको बनाया गया था इस कानून के मुताबिक। फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो है वो बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज कमीशन को भी बनाया गया। इसी तरह जो है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी गई इस कानून के मुताबिक। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुराद ये था कि प्रोविंस की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नर्स को जो है वो, गवर्नर्स को या जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स थे उनको जो है वो क्या कहते हैं कि अनडिस्प्यूटेड पावर दिए गए थे, बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए थे। इनमें स्पेशल रिस्पॉन्स में एक बात ये भी आती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से या हिंदू जो मेजॉरिटी थी उससे कोई नुकसान ना पहुँचे, तो उसकी जो सेफ गार्ड है या उनकी जो राइट्स की सेफ गार्ड है या प्रोटेक्शन है, वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता था। माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता था, और वो गवर्नर का एक क्या कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो है वो उसकी प्रोटेक्शन करे, जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली मुसलमान के हवाले से ये बात की गई थी, यानी प्रोटेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी गई थी। तो विद दिस स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इंडिया के लिए, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसको पाकिस्तान ने भी मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया 1947 के बाद, और जाके 57 में ख़त्म कर दिया। इंडिया ने इसको 1955 में 50 में ख़त्म कर दिया था। तो बहरहाल ये एक जामी कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश इंडिया के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरफ इंडिया को लेके गया, और इंडिया को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ लेके गया। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इंडियंस का इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद गवर्नमेंट करने के हवाले से। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।